हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइस, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा ज़्यादा सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है मेरे भाई। आज की जो क्लास अपन करने वाले हैं वो 17/11/2021 का पेपर करने वाले हैं अपन। 17/11/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का। किसका? फर्स्ट शिफ्ट का, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका। ठीक है। और एसएससी जीडी का अपन पेपर करने जा रहे हैं। ये वाली जो शिफ्ट थी ना मेरे भाई, ये वाली शिफ्ट थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। क्या थी? ये वाली शिफ्ट थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। ये वाली शिफ्ट थोड़ी कैलकुलेटिव थी, तो इसके अंदर आप भी सवालों को ध्यान से करोगे किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। और आज बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सारे कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट जो है वो आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आपने पहली बार देखे हो, या फिर मैं जो ऐसा तरीका बता दूंगा आपको, बिल्कुल बढ़िया वाला, मस्त वाला तरीका। ठीक है मेरे दोस्त। तो करते हैं सेशन की शुरुआत अपन। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल है, करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते पहले सवाल पर। पहला सवाल ये रहा, 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को ऐड किया जाए ताकि वह संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्त कि 3, 4, 5 और 6 से वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। मतलब वो संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? मतलब वो संख्या जो है, जो भी संख्या होगी वो 60 से डिवाइड होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप बोलोगे कि बिल्कुल होनी चाहिए, वो संख्या 60 से डिवाइड होगी। अपने को नंबर क्या दे रखा है? 2483, यही दे रखा है। अब आप खुद बताओ, जो इससे पहले नंबर रहा होगा वो 2460 रहा होगा। 2460 रहा होगा, तभी तो वो संख्या डिविजिबल हुई होगी 60 से। उसके बाद में ये दे रखा है कि 2483 में मैं क्या जोड़ूं। तो आप एक चीज़ बताओ कि इसके आगे मैं इसमें 60 और जोड़ूंगा। इसके आगे मैं अगर 60 और जोड़ूंगा तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 2520 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कितना नंबर हो जाएगा मेरा? आप बोलोगे कि सर नंबर हो जाएगा 2520। कितना हो जाएगा? 2520, यही हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर मैं +60 ऐड करूँगा आगे तो नंबर होना चाहिए मेरा 2520। लेकिन अपने को नंबर क्या दे रखा है? 2483। यानी इसमें से मैं कितना घटाऊँ? तो आप बोलोगे इसमें से 2483 को घटा दूँ तो आप बोलोगे कितना बचना चाहिए? आप बोलोगे 10 में से 3 गया 7, 11 में से 8 गया 3। यानी अपने को 37 जो है वो ऐड करना पड़ेगा, +37 अपने को ऐड करना पड़ेगा। किसमें? 2483 में, तब जाके वो नंबर बनेगा 2520। और 2520 अगर बन गया तो वो संख्या डिविजिबल हो जाएगी 60 से। तो अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा? आप बोलोगे इसमें करना पड़ेगा 37 ऐड। आसान सवाल है। अब एक बार दोबारा समझना सवाल को। अपने को चाहिए 60 का मल्टीपल। क्या चाहिए अपने को? आप बोलोगे अपने को चाहिए भाई साहब 60 का मल्टीपल। और 60 का मल्टीपल कैसे बनेगा? 2483 नंबर है। क्या नंबर दिया हुआ है? आप बोलोगे नंबर दिया हुआ है 2483। तो इससे पहले नंबर क्या रहा होगा जो 60 से डिविजिबल रहा होगा? 2460 रहा होगा। अब 24 से 60 के बाद में तो अगर अपन इसमें +60 करते हैं तो आप बोलोगे ये तो 2520 हो जाएगा। और 2520 अगर अपना अगला नंबर है तो 2483 में अपन क्या ऐड करें कि वो 2520 बन जाए? तो आप बोलोगे उसमें 37 ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? आंसर आ जाएगा 37। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ो। दो संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में यदि उनका HCF 23 है, संख्या का रेशियो है 9 और 11, दोनों को प्राइम नंबर है, तो HCF होगा 1। 1 की वैल्यू दे रखी है कि भाई साहब 23 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? आप बोलोगे भाई साहब कि अंतर तो 2 का है, तो 1 की वैल्यू 23 तो 2 की वैल्यू अंधा भी बता देगा देख के 46। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 46। जो भी मैथ्स में गरीब है मेरे भाई बहन, वो आज है ना इस वाले सेशन को जरूर देखना। इसमें आपको और 1-2 कंसेप्ट नए नए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैथ्स में जितने भी गरीब आदमी हैं वो सारे इस वाली क्लास को जरूर देखना। अब ये वाला देखो, मतलब सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है आज के सवाल। पहले कह देता हूँ, ठीक है। x का 25%, x +60 के 30% से 40 कम है
तो पहले तो x की वैल्यू निकालो भाई। x का 25%, तो x 25% की वैल्यू 1/4, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ x/4 ही, डायरेक्ट लिख दूँ x/4। तो आप बोलोगे लिख दो भाई साहब x/4, ये मैंने लिख दिया x/4 बराबर x + 60, तो ये मैंने लिख दिया x + 60। अब इसका भी 30%, तो मैं 3/10 लिख दूँ भाई। 30/100 लिखो या 3/10 लिखो, बात तो वही है। उससे 40 कम है तो -40। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे x/4 इधर बराबर, इधर कितना हो गया 3x/10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो +18 और माइनस में 40, यही आ जाएगा। इसको x को x की साइड ले जाओ तो x/4 -3x/10 और बराबर 18 में से 40 गया तो -22, ये आ जाएगा -22। आप बोलोगे बिल्कुल यही आ जाएगा -22। एलसीएम ले लो, 4 और 10 का 20 ले लिया भाई साहब, ठीक है। इधर कितना बच गया 5x और इधर कितना बच जाएगा 2 3 6 यानी 6x बराबर -22। इधर कितना आ गया, आप बोलोगे -x और ये 20 की गुणा में इधर कर दूँ तो -440, यही आ गया। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई भाई साहब 440। x की वैल्यू कितनी आ गई 440। अब कर लो जो भी बोल रहा है सवाल में। क्या बोल रहा है सवाल में, अपने को बोल रहा है सवाल में x - 40 का 35%, तो x की वैल्यू 440, तो x - 40 की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 400 हो गई। 400 का 35% यानी 7/20 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 140 हो जाएगा। तो ये तो आ गया 140। अब 140 और 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे 7 और 6 लिख सकता हूं। 2 से काट लिया भाई, 1 0 से 1 0 और 2 से काटूंगा तो 7 और 6 हो गया। अब यही तो बोला है कि ये 7 जो है वो 6 से कितने % अधिक होगा, 7 6 से कितने % अधिक होगा, 1 अधिक होगा किससे, 6 से, और गुणा में 100, तो 100/6 कितना होता है, आप बोलोगे 16 से 2/3% ही जो है वो 100/6 होता है। यहाँ पे लिख दो 16.67 या 16 से 2/3। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पूछा जा सकता है अब की बार भी, क्योंकि ये वाला सवाल CGL में पूछा जा चुका है, CHSL में पूछा जा चुका है, CPO में पूछा जा चुका है, दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। तो अब सिर्फ GD बची है इस साल की, तो उसके अंदर भी ये सवाल पूछा जाना कंफर्म है, ठीक है, कंफर्म है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ो। x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है। अब आप बोलोगे ये 12.25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो मैं बोलता हूँ इसको छोड़ दो। आपको 12.5 की याद है ना, उससे हल्का फुल्का कम आंसर आएगा। 12.5 की याद है, कोई दिक्कत नहीं, 12.5 से निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/8। x का मान y की तुलना में 12.5% अधिक है, यानी अगर ये 8 है तो ये 9 है, ये x और ये y। 12.25 का नहीं निकाल रहा मैं, 12.5 का निकाल रहा हूँ, ताकि उससे थोड़ा बहुत ही कम आएगा जो भी आंसर आएगा। y का मान x की तुलना में कितना अधिक % या फिर कम है, x का मान y की तुलना में इतना अधिक है, ठीक है। तो y का मान x की तुलना में कितना कम है, आप बोलोगे 1, किससे, 9 से, तो इनटू में 100, और 100/9 कितना होता है, आप बोलोगे 11.11, ये होता है 11.11। तो 11.11 से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है, आप बोलोगे एक ही ऑप्शन है 10.9%। तो आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 10.9%, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, एक दुकानदार ने 2600 रुपये अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% के डिस्काउंट पर खरीदा। अब 2600 रुपये के सामान को अगर 18% के डिस्काउंट पे खरीद रहा है, मतलब 82% पे खरीद रहा है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, आप बोलोगे 2 0 से 2 0 काटो, 26 दूनी 52, ठीक है, हासिल लग गया 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 8 चंग 48, 208 और 5 213, यानी सामान खरीद रहा है कितने का, आप बोलोगे 2132 का। कितने का खरीद रहा है, आप बोलोगे 2132 का, इतने का ही खरीद रहा है। फिर क्या बोल रहा है सवाल में,
इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा और इसे 15% के डिस्काउंट पर दे दिया। अब अगर 2800 रुपये रख रहा है और अगर 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो 85% पे दे रहा है। 85% मतलब 17/20। 1 0 से 1 0 काटा, 2 से काटा, 280 को 140 बार ये काटा। अब आप भूल जाओ इसको, किसको, जीरो को तो पीछे लगाना ही है, जीरो को भूल जाओ। 14 7 98, 8 9 80 लग गया, 14 और 9 आप बोलोगे 23, यही हो गया। अब बोला इसने कितना लाभ होगा। अब आप एक चीज़ बताओ, 2132 का सामान 2380 में जा रहा है तो कितने का लाभ होगा। आप बोलोगे लाभ होगा 248 का। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 248 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल को पढ़ा करो सही से। 1800 रुपये के एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ की तुलना में तिगुना है जो इसे 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है। कोई भी सी पी रहा होगा, अपने को पता नहीं है कितना सी पी है। अगर एक बार इसे 1350 रुपये में बेच रहे हैं और एक बार इसे 1800 रुपये में बेच रहे हैं तो जो लाभ मिल रहा है अपने को, यहाँ पर अगर 1 लाभ मिल रहा है तो यहाँ पर अपने को 3 गुना लाभ मिल रहा है। तो आप बताओ 3 और 1 इन दोनों के बीच का गैप कितने का मिलेगा अपने को, 2 का मिलेगा। 2 की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, आप बोलोगे इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, आप बोलोगे 450 का। 2 की वैल्यू 450, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 1 की वैल्यू आ जाएगी 225। यानी सीपी जो है वो 1350 से 225 कम रहा होगा। यही तो बोला है क्रम मूल्य कितना होगा। तो 1350 से अगर अपन 225 को माइनस कर दे तो सीपी अपना आ जाएगा निकल के। कर दो माइनस, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और ये 1। यानी सीपी इसका कितना रहा होगा, आप बोलोगे सीपी रहा होगा इसका 1125। आंसर कितना आ जाएगा 1125, ऑप्शन नंबर डी। बताओ कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये वाले सवाल को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, ठीक है। इसको अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो मान लो ये वाले सवाल करना आप सीख गए। मैंने क्या बोला था, रुपए एक तरफ रुपए लिख लो, एक तरफ क्वांटिटी लिख लो, एक तरफ क्वांटिटी लिख लो। रुपए कितने लग रहे हैं 100, सामान कितना आ रहा है 12। फिर रुपए कितने लग रहे हैं 135 और सामान कितना आ रहा है 15। यही आ रहा है सामान। अब मैंने क्या बोला था आपको, क्वांटिटी को जब तक इक्वल नहीं करोगे तब तक अपने को प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं लगेगा। इक्वल कर दो, 12 और 15 का एक मल्टीपल क्या होता है, आप बोलोगे 60। तो इधर मैंने गुणा कर दिया 5 का, इधर मैंने गुणा कर दिया 4 का। तो पैसा कितना आ गया, सीपी टोटल कितना हो गया 500। इधर कितना आ जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140 और 400 540। यानी टोटल जो है यहाँ से कितना क्या निकल के आया भाई, 1040 रुपये के कितने सामान आ रहे हैं, आप बोलोगे 60 और 60 120 सामान आ रहे हैं। 120 सामान आ रहे हैं ना। लेकिन अपने को क्या बोला है 260 रुपये में कितने पेन बेचेगी, उससे जो लाभ है वो 20% का लाभ होगा। तो आप पहले यहाँ पे क्या करोगे, 1040 का 20% का लाभ निकालो तो 6/5 यानी 1248, ये आ जाएगा 1248। यानी 1248 रुपये में 120 पेन जा रहे हैं। अपने को क्या बोला है 260 रुपये में कितने पेन बेचेंगे। 1248 में 120 जा रहे हैं तो 260 में कितने जाएंगे, कैलकुलेशन कर दो। 120 गुणा में 260 बटा में 1248। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, आंसर आ जाएगा मेरा दोस्त यहाँ से निकल के 25। आंसर क्या हो जाएगा 25। कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे 25 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इसका 25वां मल्टीपल है तो इसका भी 25 मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 25। आसान सवाल है, बस एक स्टेप आपको अलग से करनी थी कि जो यहाँ पे पैसा निकल के आया 1040, उसको बस 6/5% बढ़ाना था क्योंकि लाभ अपने को 20% का चाहिए था, ठीक है। इतना सा बस थोड़ा सा इसमें अलग सा था, बाकी ये वाला सवाल मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। क्वांटिटी सेम करने वाला सवाल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सारे सवाल बढ़िया है आज के, ध्यान से देखना, बस थोड़ी सी कैलकुलेटिव शिफ्ट थी आज की
कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा सकता है। वो भी मैं तो इसी पेपर में देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन बढ़ाइए, बाकी जितने पेपर आए सब में आसान थे। तो इस शिफ्ट वालों का थोड़ा सा रोना हो गया। ठीक है, चलते क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, उनमें से एक को 15% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, विक्रय मूल्य बराबर है। तो पहला 15% लाभ यानी 1 गुणा में 115, और विक्रय मूल्य बराबर है तो बराबर कर दो दूसरे का 20% हानि यानी 80 पे। काट दो इसको 5 से तो 23, और ये कितनी बार कटेगा 16। तो ए और बी का रेशियो मेरे दोस्त कितना आ गया, आप बोलोगे 16 और 23। टोटल कितना पैसा हो गया, आप बोलोगे 39 यूनिट, और इसने कितने में खरीदा था भाई साहब, 50,000 में। तो 39 की वैल्यू 50,000। ठीक है, 39 की वैल्यू 50,000। तो अपने को क्या बोला है, हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य। हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, आप बोलोगे 23। तो 23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स में पूछा है तो अप्रोक्स 29,487। क्या आंसर आ जाएगा, 29,487 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब ये वाला सवाल देखना, मैं कह रहा हूँ ना कैलकुलेशन वाले सवाल है, हार्ड सवाल नहीं है, बस कैलकुलेटिव है। अंकित मूल्य इतना है और उस पर 3 डिस्काउंट दे रहा है, 15% का, X% का और 20% का। तो फिर उसकी वैल्यू दे रही है 317.90। तो बोला है कि अगर एक छूट दे दे 2X% की तो कितना विक्रय मूल्य होगा। तो X की वैल्यू निकालना अपने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान कितने का था, आप बोलोगे 550 रुपये का सामान था। पहला डिस्काउंट दे दिया भाई साहब इसने 15% का, तो इसका अगर 15% का डिस्काउंट देगा तो इसका 85% निकालना पड़ेगा अपने को। 85% निकालना पड़ेगा, तो 550 का 85% निकालो आप, या फिर 15% का डिस्काउंट दोगे तो 55, और 55 का फिर अगर आधा करोगे आप, ठीक है, 55 का आधा कर लो आप, तो 27.5 यानी 82.5 का अगर डिस्काउंट दे देगा तो 467.5 का सामान रह जाएगा। अब इस x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले 20% को सोल्व कर लो आप। अगर मैं यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 80% का सामान दूंगा। 80% का सामान दूंगा तो कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे या तो इसका 20% निकाल लो, 46.75, ठीक है, या फिर 46 93.5 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 374। अब आपको क्या करना है, 374 के सामान को 317.9 पे बेचना है। तो ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, आप बोलोगे सर कि कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 56.1 का डिस्काउंट। इतने का डिस्काउंट ही दे रहे 56.1 का। भाई 56.1 का डिस्काउंट कितने पे, आप बोलोगे 374 पे। तो 100 पे कितने का होगा वही निकालना है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट से 1 0 काट दो, कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के आ जाएगा 15। कितना निकल के आ जाएगा 15, यानी x की वैल्यू आ गई 15%। कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15%। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। तो 550 का 30% कितना होगा वही अपने को निकालना है। तो 550 का 30% निकालना है, तो 30% डिस्काउंट देगा तो 70% निकालना है, यानी 55 गुणा में 7 कर लो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 385। ऑप्शन नंबर बी जो है 385, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे भाई x की वैल्यू निकाल ली 15%, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 30% हो गई। अगर वो 30% का डिस्काउंट देगा तो सामान को तो 70% में बेचेगा ना। तो या तो 550 का 70% निकाल लो, तो मैंने 2 0 से 2 0 पहले काट दिए, यहाँ पे 100 आएगा ना तो 1 0, ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया 55 गुणा में 7। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। बस थोड़े से कैलकुलेशन है सवालों में, और कुछ नहीं है। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कुछ अलग से, सवाल वही है। 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई, तो 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना हो गया, आप बोलोगे 15। तो 140 गुणा 15 कर लो डायरेक्ट,
क्योंकि इतना ही ब्याज मिलेगा यहाँ से, इतना ही तो ब्याज मिलेगा। 14,000 में से 15% बटा में 100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो मैंने पहले ही 14,000 के 2 जीरो हटा दिए। दूसरे वाले से कितना मिलेगा, 190 गुणा में 6 तिया 18, तो 6 तिया 18 कितना, 14 गुणा में 15 कितना हो गया, आप बोलोगे 210 और 1 जीरो चिपका दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर हो जाएगा 2380। कितना हो गया टोटल, ये हो गया 2380। क्या होएगा यहाँ पर, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, 2380 नहीं होगा यार, यह हो जाएगा अपना 3420। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये अपना निकल के आ जाएगा 0255 यानी 5520। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ नहीं है मेरे भाई, बस ये ब्याज ही तो निकालना था। 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 15% मिल गया, और 6% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 18% मिल गया। तो 14,000 का 15% 2100 और 19,000 का 18% 3420। नेक्स्ट सवाल देखो। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है। क्या बता रखा है, n1 - 1 अपॉन n2 - 1 बराबर t1 अपॉन t2। इसमें वैल्यू रखोगे डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 - 1 1 बटा में दूसरे वाले की n2 की वैल्यू 5, तो 5 - 1 4 बराबर t1 की वैल्यू 6 और t2 की वैल्यू निकालनी है। तो t2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 24। तो आंसर कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। ये एसआई के लिए, किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अगर कुछ नहीं बोला सवाल में तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अगर बाकी बोलेगा तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के देगा, तब भी कंपाउंड निकालना है। नेक्स्ट सवाल देखो। ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है 16% वार्षिक। अगर 16% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 8%। 8% का मतलब 2/25 यानी 25 to 27, यही हो रही है, 25 से 27। अब आप देखो 5,000 रुपये पर लगने 5,000 रुपये की धनराशि को 5,832 बनाने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 5,000 और 5,832 को काट दो, किससे काटूँ आप बताओ, 8 से काट दूँ, तो 8 से काटोगे तो 8 छंग 48, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंजे 25, 8 पंजे 40। 8 से काटोगे तो 8 7 56, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 7 बच गया, 8 9 72। ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 25 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 27 का स्क्वायर है। अब ये ये आता 2 है ना, लेकिन ये 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपने को आधे आधे साल का निकालना है अर्धवार्षिक। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 का आधा हो जाएगा 1, यानी 1 साल के अंदर जो है वो 5,000 रुपये से 5,832 रुपये बन जाएंगे अपने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, 73,500 रुपये टोटल है और रेशियो दिया है क्या, 3 7 9 और 11। टोटल कितना रेशियो हो गया, आप बोलोगे 20 और 10 30। 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 73,500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट के देख लो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2450। आपने को क्या निकालना है, ए और डी के हिस्सों का योग। तो ए और डी के हिस्सों का योग कितना हो गया, आप बोलोगे 14 हो गया। तो 14 की गुणा कर दो, 1 जीरो चिपका दो, 14 पंजे 70, 80 लग गया 7, 14 चौक 56, 56 और 7 63, 80 लग गया 6। ठीक है, 14 दूनी 28 और 6 34। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आंसर आ जाएगा 34,300 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है तो कैलकुलेशन तो भाई साहब करनी पड़ेगी, कोई उसका चारा नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट है नहीं मेरे पास भी। ठीक है, कैलकुलेशन तो सबको ही करनी पड़ेगी अब आएगी तो। क्या बोल रहा है सवाल में, 2 व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 5 और 7 है और 8 वर्ष पहले 7 और 13 था। 8 वर्ष पहले 7 और 13 था, अभी 5 और 7 है।
तो डिफरेंस सेम है क्या? आप बोलोगे डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे कितने का गैप है? 2 का, तो 2 की गुणा कर दो ऊपर, और ऊपर कितने का गैप है? 6 का, तो 6 की गुणा कर दो नीचे। डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे कितना आएगा? 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। नीचे गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 30 और 7 चंग 42। गैप कितने का है? कितने कितने यूनिट कर रहे हैं? आप बोलोगे 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 1 की वैल्यू आ जाएगी आधी। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु कौन सी है? ये वाली है। ये तो 8 साल पहले की है, ये वाली तो, ये वाली है प्रेजेंट की। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15, और 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21। तो प्रेजेंट एज कितनी कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 15 और 21। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे देखो। 5 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व थी 20, तो अभी कितनी हो जाएगी? 25, और 3 आदमी है तो 25 गुणा में 3 75, यही हो जाएगी। 6 वर्ष पूर्व B और C की औसत आयु 9 थी। 6 वर्ष पहले 9 थी, तो 9 और 6 15, अभी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे B और C की 15, और 2 आदमी है तो 15 गुणा में 2 यानी 30। तो आप बताओ A की कितनी बच गई? प्रेजेंट एज 45 बच गई। अपने को क्या बोला है? 3 वर्ष बाद A की आयु, 3 वर्ष बाद A की आयु कितनी हो जाएगी? 3 जोड़ दोगे इसमें तो 48। आंसर कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन 48 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो। अब ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने एवरेज का बहुत सुंदर और बहुत ही टिकाऊ तरीका आपको बता रखा है। मैं कक्षा 8 में 20 छात्र है और 9 में 15 छात्र हैं, तो 20 और 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 से काट के 4 और 3 लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मेरे भाई, क्या? 4 और 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 4 और 3। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? आप बोलोगे 7 हो गए। ठीक है, अब इसकी औसत ऊंचाई 152 है और इसकी औसत ऊंचाई 168 है। मैं क्या करता हूँ? मैं ये मान लेता हूँ कि सभी की औसत ऊंचाई जो है कम वाली मान लो 152। तो मैंने मान लिया सभी की औसत ऊंचाई 152 है, प्लस 168 152 से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 16 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है? आप बोलोगे 3 जगह ज़्यादा है। यानी टोटल कितना ज़्यादा है? 16 गुना में 3 यानी 48 ज़्यादा है। इस 48 को आप क्या करोगे? सभी में बांट दोगे, और सभी स्टूडेंट कितने? 7 है, इसमें 7 को बांट दो। तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा? आप बोलोगे अप्रोक्स आ जाएगा 7। तो 152 और 7 कितना हो जाएगा? 159। तो आंसर कितना आ जाएगा? 159, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है सवाल में? ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी ए से 10% कम कार्य कुशल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी जो है ए से 10% कार्य कम कुशल है। अगर ये 10 है तो ये 9 ही है। और सी जो है वो ए से 20% अधिक कार्य कुशल है। ये 10 है तो 20% अधिक यानी 12 है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा भाई साहब, एक किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है तो 15 गुणा में 10 यानी 150 हो गया टोटल वर्क। तीनों ने 3 दिन तक 7 काम किया, तो तीनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12 और 9 21, 21 और 10 31। 31 इफिशिएंसी से 3 दिन काम करेंगे तो 93 काम कर लेंगे। कितना काम बचेगा? आप बोलोगे काम बचेगा भाई साहब 10 में से 3 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 57 काम बचा। उसको डी अकेला 19/2 डेज में कर रहा है। 57 काम कर रहा है 19/2 में, तो 19 और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो डी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? आप बोलोगे डी की इफिशिएंसी आ गई 6। भाई 6 आ गई भाई। डी जो है वो एक दिन में 6 काम कर लेता है। अब क्या बोल रहा है? मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क कितना था? 150। अब 150 काम करना है और एक दिन में 6 काम करता है, तो कितने दिनों में कर लेगा? आप बोलोगे 25 दिनों में पूरा काम कर लेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25 दिन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चीज़ समझने में नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक कारखाने में 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो वही लगा दो MDH 144 गुणा में 56। तो उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीन पता नहीं है, और 96 दिनों में बनाना है।
काटा पीटी करो, 12 से काटो 12, 12 से काटो 8, 8 से काटो 56 को 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 7 84। तो आंसर कितना आ जाएगा 84 डे, 84 मशीन। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान है, MDH लगाना था, MDH। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। ये वाला सवाल देखो, बस कैलकुलेशन है थोड़ी थोड़ी सवालों में। ए और बी भरी हुई टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये खाली कर रहा है -15 -20 और ये +8 मिनट में भर सकता है। LCM ले लो, कितना लोगे, 120 ले लो। इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आ जाएगी भाई साहब -8 -6 और ये +15। 15 पानी भर रहा है और 14 पानी खाली हो रहा है, यानी एक पानी जा रहा है। क्या बोला है, तीनों मिलकर एक साथ कितने घंटों में भर लेंगे। 120 भरनी है और एक बार में एक पानी जा रहा है, तो 120 मिनट में भर जाएगी। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 2 आवर, यानी 2 घंटे होते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 घंटे। ऑप्शन नंबर बी 2 आवर इज द करेक्ट आंसर। 120 मिनट बराबर 2 घंटे। नेक्स्ट सवाल देखो, ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल हार्ड नहीं है, बस ये लैंग्वेज थोड़ी ऐसे देती। ठीक है, क्या बोल रहा है, 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर देता है। 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है और 54 सेकंड में 600 मीटर लंबी एक सुरंग को पार कर रहा है। पुल को पार कर रहा है मतलब खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार कर रहे हैं। डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 18 सेकंड का, यानी 18 सेकंड में कितना चल रहा है, आप बोलोगे 250 चल रहा है। 250 ही तो होगा ना, 18 सेकंड में 250, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 250 बटा में 18। और इसको चाल इसकी स्पीड इसकी किलोमीटर में दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चेंज कर लो, 18 बटा 5 से गुणा कर लो। 18 से 18 कट गया, 5 से काटोगे 250 को 50, स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। लेकिन इसमें कितनी दे रखी, 60 है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते दूसरे वाले में, ये तो पहला हो गया। अब आते दूसरे वाले में, भाई 18 सेकंड में 350 पार कर रहा है, तो टोटल 36 सेकंड में से कितना पार करना चाहिए था, आप बोलोगे 500 करना चाहिए था। 500 करना चाहिए था। भाई 18 सेकंड में 250 कर रहा है, तो 36 सेकंड में 500 करना चाहिए था। लेकिन ये कर कितना रहा है, 350, यानी पुल की ये 350, तो जो बाकी बचेगी कितनी बचेगी, 500 में से 350 गया, तो आप बोलोगे 500 में से 350 गया, तो बचेगा अपने पास 150। तो ये 150 किसकी लंबाई आएगी, आप बोलोगे 150 लंबाई आएगी किसकी, ट्रेन की, रेलगाड़ी की आएगी। तो सेकंड ऑप्शन में ये दे रखा है कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो ये वाला तो सही है, यानी सेकंड ऑप्शन सही है ओनली। अब इसके अंदर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, केवल कथन सेकंड वाला सही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चीज़ समझने में, ऐसा सवाल भी आपके पूछा जा सकता है, मोस्ट कर लेना सवाल को। ठीक है, हार्ड नहीं है, बस ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखो, अब ये वाला सवाल तो कर ही सकते हो यार आप, इसमें तो ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। राधा को 26 किलोमीटर क्या दे रखा है, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। 1950 की डिस्टेंस कवर करनी है और 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे, तो कल ही बताया था 1000 की गुणा और डिवाइड बाई 60, तो 60 चला जाएगा ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो उड़ा दिए, कितना बच गया, नीचे 260 और ऊपर कितना बच गया, 195। 5 से काटूंगा मैं तो कितनी बार कट जाएगा भाई साहब, 5 थी 15, 5 नाम 45, इधर कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10। 2 से काटूंगा 6 को 3 बार, 13 से काट लो, 13 दूनी 26, 13 थी 39, 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5 दिन या 4.5 मिनट, दिन का नाम आ गया 4.5 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका बिल्कुल लल्लू सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो,
नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 7 और 5 है। मतलब अगर ये मैंने एक आयताकार खरीदा है, इसकी लंबाई है 7x मान लो, इसकी चौड़ाई है 5x, तो ये वाला भी 5x और ये वाला 7x। टोटल कितना हो गया पेरीमीटर, आप बोलोगे टोटल पेरीमीटर हो गया इसका भाई साहब 7 और 5 12 और 12 24। 24x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 24x की वैल्यू आ जाएगी। भूखंड पर तार की बाड़ लगाने में 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 2880 रुपये खत्म हुए, तो टोटल इसकी वो कितनी आ जाएगी 2880 बटा में 15, यानी 24x की वैल्यू जो है वो 192 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 8 आ जाएगी। भाई टोटल पेरीमीटर तो यही आएगा ना भाई, 2880 रुपये लग रहे टोटल, और 1 मीटर के 15 रुपये लग रहे, तो टोटल कितना पेरीमीटर होगा 192 ही होगा। 24x की वैल्यू 192, तो x की वैल्यू आ गई 8 आ गई। बोला है भूखंड की लंबाई कितनी है भाई साहब 7x है, तो x की वैल्यू 8, तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 गुणा में 8, यानी आंसर कितना आ जाएगा 56। आंसर कितना आ गया 56, ऑप्शन नंबर सी। आगे चीज़ समझने में आसान सवाल था ना, बस ये सवाल मैं जितने करा रहा हूँ ना एडवांस के, वो सारे के सारे सीख लेना, अप्रोच सीख लेना किस तरीके से करा रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अंतर 23 का है, यानी h माइनस आर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 23 है। 23 है। फिर क्या बोल रहे हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है याद है नहीं है, 2 पाई आर और h प्लस में r, यही होता है ना भाई साहब। इसकी वैल्यू दे रखी है 1682, ये दे रखी है 1628 है, 82 नहीं है, कितना है 1628 है, 1628 है। तो 2 गुणा 22 बटा में 7 गुणा r और h प्लस में r बराबर 1628। तो यहाँ से मैं r और h प्लस r की वैल्यू क्या रखूँगा वो मैं निकाल लेता हूँ। 1628 गुणा में 7 और बटा में 2 गुणा में 22। देखना चीज़ को समझना, यहाँ से अभी आपको पता पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूँ। 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितना बच गया 5, 11 चौक 44, 11 आठ 88, 2 दूनी 4, 4 से काट दो सीधा, 4 तिया 12 और 2 4 7 तो 28, यानी यहाँ पे अपने पास कितना बच गया 37 गुणा में 7। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 37 गुणा में 7, 37 गुणा में 7। अब अपने को r की वैल्यू भी निकालनी है, h की वैल्यू भी निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे, अब अपन जाएंगे भाई साहब कहाँ जाएंगे, अब अपन जाएंगे बाई ऑप्शन। कहाँ जाएंगे भैया, अब अपन चलेंगे बाई ऑप्शन। किस तरीके से चलेंगे बाई ऑप्शन, अब आप चीज़ को समझना। ऊंचाई दे रखी है अपने को कितनी 30, पहले वाले ऑप्शन में चलते तो त्रिज्या दे रखी है 7। अगर मैं r को 7 मान लूँ, अगर मैं r को 7 मान लूँ, अगर मैं ऊंचाई को 30 मान लूँ, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या मेरा, क्योंकि ये h और r दोनों मिलाकर 37 बन जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे r की वैल्यू मैंने 7 ही रखी है, h की वैल्यू मैंने 30 ही रखी है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि ये बाकी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इनका गुणा अलग अलग आएगा और इनका गुणा सेम आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऊंचाई तो आ गई इसकी कितनी 30, ऊंचाई तो कितनी आ गई 30 और रेडियस कितनी आ गई, आप बोलोगे 7। तो आंसर कितना हो जाएगा 30 और 7, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये भाई साहब अपने सवाल है आज के। कैसे लगे आज के सवाल आपको, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली होंगी। कंसेप्ट जो आज आपको सिखाए, एक तो वो प्रॉफिट लॉस वाला 20% लाभ वाला 260 और 20% जो लाभ वाला था। अभी जो ये वाला सवाल सिखाया मैंने, इसमें क्वाड्रेटिक भी बन सकती है, और आप चाहो तो h और r की वैल्यू जो मैंने बाई ऑप्शन रखी वैसे भी रख सकते हो। और बाकी बहुत सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाए, जैसे वो ट्रेन वाला सवाल आया, वैसे सवाल भी पूछा जा सकता है। और मैंने आपको पहले बता रखा है DI आपके नहीं आएगा। अर्थमेटिक आपके 21 सवाल आएंगे, 2 आएंगे बोर्ड मास और 2 आएंगे मेंसुरेशन।
ठीक है, ये सवाल आपके आने हैं। बताना मेरे को आज के सेशन में आपके कितने नंबर आए 23 में से। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर कोई सवाल नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।